Hello everyone, welcome to IQTAP. So let's start with the newspaper analysis for 13th of February. Now, as you know कि आज संडे है इसलिए आज एडिटोरियल नहीं आएगा, इसलिए विल डायरेक्टली जंप टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, आज के दिन अब बहुत ज़्यादा कुछ एनालिटिकल न्यूज़ नहीं आए हुए हैं, ना ही कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल न्यूज़ आए हुए हैं, बट देर आर सम न्यूज़ जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ की क्वाड की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्वाड जो होता है उसका जो एनुअल मीटिंग होता है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिसेंटली मीट हुई है, जिसके ऊपर इंडिया चाइना के बारे में बातचीत की गई है। तो एक्जैक्टली क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे और इसको हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे एक्जैक्टली कि डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर एक पर्टिकुलर अगर स्टेटमेंट देती है इंटरनेशनल एरेना के अंदर आकर तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो इसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इंडिया से वीट लेकर के डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंडिया ने जो बोला था कि 50,000 जो मैट्रिक टन्स ऑफ वीट जो प्रोवाइड करना चाह रहा था एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और वो जल्दी ही सेंड किया जाएगा। तो इसके बारे में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट कि कश्मीर का जो श्रीनगर वाला पार्ट है वहां पर स्नोफॉल पिछले 3-4 महीनों में देखा गया है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। देखिए, स्नोफॉल के रिड्यूस होने का मतलब है कि वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं वार्म हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो क्या ये हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, इन चीज को हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट न्यू ऐप दैट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन कर्नाटका। कर्नाटक के अंदर एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नन्ने शेल नना कुडुगे। तो इसके बारे में हम काफी डिटेल में समझेंगे एक्जैक्टली ये ऐप क्या करता है। सबसे पहले हमें बात करनी है जो क्वाड मीटिंग हो रही है उसके अंदर इंडिया चाइना के बारे में कुछ बातचीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो उसको हम प्रॉपर्ली समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्वाड मीटिंग अभी स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर, अच्छा आपको याद होगा क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से, इट इज इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान ये चारों क्वाड के मेंबर्स है। और इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग रिसेंटली जो बायलैटरल मीटिंग हुई है वो रिसेंटली हुई है जिसके अंदर इंडिया चाइना की सिचुएशन को भी डिस्कस किया गया। बिकॉज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देखिए चाइना के साथ काफी ट्रेड करते हैं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही चाइना की जो हेजेमनी है उसको थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं, बिकॉज दोनों ही अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, इंडिया भी और चाइना भी। ठीक है, तो जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी कि एस जयशंकर सर हैं, उन्होंने ये बोला है कि चाइना का जो डिसीजन था टू अमास ट्रुप्स, जो पिछले साल आपको याद होगा जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था उसके आसपास में चाइना बहुत क्लोज आ गई थी, स्पेशली अपने सारे के सारे ट्रुप्स लेकर हमारे बिल्कुल बॉर्डर के आसपास आ गई थी। बट द पॉइंट इज कि हमने जितने भी अभी तक रिटर्न कमिटमेंट्स कर रखे हैं, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी डिफरेंट कमिटमेंट्स हुए हैं इन सबका वायलेशन कर रहा है कहीं ना कहीं चाइना। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इंडिया ने डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर आवाज उठानी स्टार्ट की है। इससे पहले इंडिया डायरेक्टली इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कभी भी चाइना के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता था, लेकिन यहां पर उसने क्वाड के अंदर जाकर इस चीज के बारे में आवाज उठाई है। अब जो क्वाड मीटिंग हुई है इसमें इंडिया चाइना के अलावा जो एक बातचीत हुई है दैट वाज आल्सो बिटवीन यूएसए और जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो इशू चल रहा है और जो नेटो का जो इन्वॉल्वमेंट लगातार इंटरफेरेंस हो रहा है उस सब के कारण भी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर इमर्ज हो रही है इंटरनेशनल एरेना के अंदर, उसके बारे में भी काफी बातचीत हुई है स्क्वाड की मीटिंग के अंदर और इसके बारे में डिफरेंट डिसीजंस लेने को बोला गया है। नाउ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के अनुसार जो हमारा जो एलएससी वाला प्रॉब्लम था 2020 के अंदर, जो एलएससी के अंदर जो चाइना की बहुत सारी ट्रुप्स समास हो गई थी, दैट वाज अगेंस्ट द रिटर्न एग्रीमेंट्स। और इंडिया और चाइना दोनों ने काफी सारे डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं जिसके थ्रू उन्होंने ये बोला है कि जो नो मैंस लैंड है, नो मैंस लैंड वो पार्ट होता है जो कि किसी का भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, तो इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच में इतना पार्ट ऐसा एटलीस्ट रखा जाता है जो कि किसी का भी ना हो, जिसके ऊपर ना इंडिया क्लेम करे ना ही चाइना क्लेम करे। तो चाइना इन सब लगातार इस सारे के सारे रिटर्न एग्रीमेंट्स को वायलेट कर रहा है और उसके इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी चीज के अगेंस्ट यहाँ पर एस जयशंकर सर ने यहाँ पर आवाज उठाई है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक लार्ज कंट्री लाइक चाइना अगर अपने रिटर्न कमिटमेंट्स को यहाँ पर डिसरिगार्ड करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो लेजिटिमेसी का मतलब इशू आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। देखिए किस तरीके से इसका इशू आता है, ध्यान से समझिए कि किसी भी दो कंट्री के बीच में जो जितने भी रिलेशन वगैरह हो सकते हैं दे कैन ओनली बी, देखिए उनको अगर आपको फॉर्मल रिलेशनशिप बनाना है तो आपके सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कमिटमेंट्स ही हो सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए जैसे चाइना है वो अपना एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, राइट, सीपीईसी बना रहा है, इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है। नो ये सब जो बना रहा है, ये जितने भी कंट्री के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जितने भी कंट्री चाइना के साथ काम कर रहे हैं, उन सबके साथ चाइना ने डील कैसे किया है, थ्रू रिटर्न कमिटमेंट्स, राइट। फॉर्मलाइज करने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप चीजों को लिखकर दोनों एक्सेप्ट कर लो आपस में, ठीक है। बट यहां पर इंडिया ने जब बोला है कि इंडिया और चाइना ने पहले जो चीजें लिखी हुई थी, मतलब जो साथ में कमिटमेंट्स किए हुए थे, मतलब साथ में उन्होंने साथ में रूल्स बनाए थे, चाइना तो उसको ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या भरोसा है कि जो बाकी कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना यहां पर ये रूल्स बना रहा है, क्या उन्हें फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हैं, चाइना के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसके अंदर ये बोला है, जो क्वाड फोरम है, क्वाड के अंदर जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए आता है, वो चाइना को कंटेन करने का एक टूल है। मतलब क्वाड को उन्होंने एंटी चाइना बताया, मतलब
चाइना ये बोल रहा है कि क्वाड फोरम जो है वो एंटी चाइना की तरह काम कर रहा है, बट ऑब्वियसली हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से मना कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि क्वाड का जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारा रीजन है, जो आसपास का इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके अंदर पीस, प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी को यहां पर पूरी तरीके से मेंटेन करना। अब इस पीस, प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को अगर कोई गलत तरीके से खराब करने आएगा, या फिर जैसे चाइना या फिर कोई भी दूसरी कंट्री आएगी तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, ये तो ऑब्वियस बात है, राइट। बट हमारा मेन एम यहां पर एंटी चाइना नहीं है, और पीस, प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को यहां पे प्रमोट करना है। नाउ देखिए, आपने बहुत सारे एडिटोरियल के अंदर सुना होगा, हमने जो बहुत सारी बातचीत की है, बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह भी ये बोलते हैं कि जो क्वाड है वो कहीं ना कहीं एंटी चाइना की तरह काम करता है। बट व्हेनेवर यू राइट द आंसर, जब आप मेंस के अंदर जाएंगे, आप जीएस पेपर 2 के अंदर जब इंटरनेशनल रिलेशन के किसी क्वेश्चन के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू का आंसर लिखेंगे ना, तो नेवर एवर राइट कि चाइना जो है, जो क्वाड है वो एंटी चाइना है। बिकॉज देखिए, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो डायरेक्टली इस चीज को मना कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि क्वाड जो है एंटी चाइना नहीं है, ठीक है। बट मेन काम क्या है क्वाड का मेन काम है पीस, प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। एंड देन यू कैन जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर स्टांस बाय सेइंग कि अगर कोई थर्ड कंट्री आकर हमारे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पीस को वायलेट करती है, प्रोस्पेरिटी को वायलेट करती है, या फिर हमारे रीजन को इनस्टेबल बनाने की कोशिश करती है, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। बट दैट इज नॉट ट्रू ओनली फॉर चाइना, सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। कोई भी कंट्री अगर इस पर्टिकुलर रीजन, हमारे रीजन के अंदर आके कोई भी ऐसा स्टेप लेगी तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, बीट चाइना, बीट यूएसए, या फिर बीट कोई भी ऐसी कंट्री, ठीक है। सो व्हेनेवर यू राइट अ पर्टिकुलर आंसर, नेवर एवर राइट की जो क्वाड है वो एक टाइप का एंटी चाइना स्टेटमेंट है, ठीक है, एंटी चाइना फोरम। ऑलराइट, अब देखिए इसके अलावा जो देखिए क्वाड में एक चीज तो ये होती है कि चारों कंट्री एक साथ मिलकर बातचीत करती है। इसके अलावा हर एक कंट्री का आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होता है, बायलैटरल एजेंडास भी होते हैं, बायलैटरल समिट्स भी होते हैं। तो रिसेंटली जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल समिट्स हुए हैं उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने मतलब जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मतलब इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उनको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा ताकि वो इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां पर पढ़ाई कर सके, वहां पर हायर एजुकेशन वगैरह ले सके। Now this all will come under मैत्री इनिशिएटिव। Now just remember this particular मैत्री इनिशिएटिव। देखो अभी तक देखिए आपने जितने मैत्री इनिशिएटिव सुने होंगे वो सब के सब इंडिया लॉन्च कर रहा था, ठीक है, वो सब के सब इंडिया लॉन्च कर रहा था, दूसरे कंट्री को मेडिसिन, फूड, वैक्सीन ये सब प्रोवाइड कर रहा था मैत्री इनिशिएटिव के अंदर। बट यहाँ पर एक नया मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया। देखिए मैत्री का सिंपल वर्ड क्या होता है? मैत्री मींस मित्र। मैत्री वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम मित्र वर्ड। मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में मैत्री इनिशिएटिव यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा क्लोज लाने के लिए किया गया है, जहां पर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स को इजी स्कॉलरशिप और इजी फेलोशिप्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। और स्पेशली अभी कोविड यहाँ पर जब कम हो गया है तो उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को फिर से यहाँ पर इंप्रूव किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। अब देखिए ये चीज फाइनली बोला जाता है कि जो रिमार्क्स हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली दिए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, और पिछले अगर आप कुछ महीने या फिर कुछ अगर साल देखेंगे तो इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हम लोग नहीं देते थे। बिकॉज बेसिकली देखिए चाइना ऑल्दो हमारे अगेंस्ट काफी ज्यादा ट्रांसग्रेशंस वगैरह कर रहा था। आपको याद होगा अप्रैल 2020 के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट हम अपनी सारी की सारी ट्रुप्स जो है पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की जो आर्मी होती है उसे पीएलए बोलते हैं, उन्होंने अपने ट्रुप्स को यहाँ पर हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास ले आया था। बट इसके बावजूद इंडिया अभी तक वेट कर रहा था दैट दे विल गो बैक, ठीक है। लेकिन जब ये वापस नहीं जा रहे इसी कारण हमारे इंडिया को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखें, कॉन्ट्रास्ट ये है कि हमारी जो आर्मी चीफ है उन्होंने कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि जो 14th राउंड ऑफ बॉर्डर कमांडर टॉक्स हुआ है ना, देखिए जो बॉर्डर कमांडर टॉक्स होता है वो हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में होता है। सो इंडिया और चाइना के बीच में जो रिसेंटली जो बॉर्डर कमांडर टॉक्स हुआ है दे वर वेरी पॉजिटिव एंड दे वर वेरी इंकरेजिंग, काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, काफी ज्यादा इंकरेजिंग थे। और बोला जा रहा है कि टोटल 6 मतलब जो एजेंडास थे उसमें से 5 एजेंडास तो ऐसे हैं जो कि पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जो पहले हुआ करते थे दोनों ने आपस में मिलकर उस चीज को रिजॉल्व भी कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। बट आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप इस पर्टिकुलर रिमार्क्स के साथ यहां पर कंपेयर करने की कोशिश कीजिए तो यू विल गेट टू नो कि ऑल्दो चाइना यहां पर अगर कभी कभी बोलता भी है कि ठीक है हम पीछे हो जाएंगे, तो इंडिया को लगता है कि सच में चाइना पीछे हो जाएगा, बट चाइना यहां पर पीछे नहीं हो रहा है। चाइना फिर से कहीं ना कहीं ट्रांसग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है एंड इसके कारण यहां पर इंडिया को फाइनली एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हमें बात करनी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है उसको प्रॉपर्ली रोकने के लिए, उस चीज को संभालने के लिए इंडिया जो है कुछ वीट्स की सप्लाई यहां पर भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर, बट दैट वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। देखिए इंडिया ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसके साथ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया जहां पर बोला है कि अराउंड 50,000 मैट्रिक टन्स, ठीक है, ध्यान रखना 50,000 मैट्रिक टन्स ऑफ वीट जो है यानी कि गेहूं, और दैट विल बी प्रोवाइडेड टू अफगानिस्तान। और इसका मेन काम क्या है? मेन एम यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड, वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है उसके अगेंस्ट एक टाइप का असिस्टेंस या फिर एक टाइप का एड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब इसको अगर आप
आपको देखिए, अगर इंडिया को ये चीज अफगानिस्तान तक पहुंचाना है तो उसके पास दो रूट्स है, ठीक है। पहला रूट आपको याद होगा, हमने बात की काफी, फर्स्ट इज थ्रू ईरान, ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट है उसके थ्रू जा सकते हैं, और सेकंड इज थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू जो रोड कनेक्टिविटी है उसके थ्रू जा सकते हैं। नाउ जाने को तो हम ईरान के थ्रू भी जा सकते हैं, बट इंडिया इज ट्राइंग टू डिसाइड कि हम इस बार पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे, इसलिए बाई रोड जाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। और इसके बारे में हमने काफी बात भी की है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जितना भी यहाँ पर हेल्प वगैरह प्रोवाइड करेगा इंडिया, दैट विल बी थ्रू पाकिस्तान ओनली, ठीक है। अब देखिए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इट इज टू टेक चार्ज ऑफ द वीट कॉन्वॉइस। जैसे ही वो अफगानिस्तान के अंदर पहुंचेंगे, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उस पर्टिकुलर वीट का यहाँ पे चार्ज ले लेगा, और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वही इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई होप आपको याद होगा कि काफी पहले, अराउंड 1 मंथ पहले, हमने इस चीज के बारे में काफी डिटेल में बात की थी कि एग्जैक्टली कैसे काम करने वाला है। और वहां पर एक क्वेश्चन जो आया था, वो क्वेश्चन ये था, एक कमेंट बॉक्सेस में क्वेश्चन आया था दैट एग्जैक्टली जब जो वीट यहाँ पर इंडिया अगर सेंड भी करेगा, मतलब जो वीट यहाँ पर इंडिया सेंड करेगा अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया कैसे इंश्योर करेगा कि ये चीज अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंच रहा है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया कि इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली आकर वहां पर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इंडिया विल डायरेक्टली गिव दिस पर्टिकुलर वीट टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रोवाइड करेगा, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका मेन काम ये होगा कि वो डिफरेंट जितने भी नीडी लोग हैं, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, उन सबको वो वीट या फिर जितना भी खाना वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको रूट की बात की, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली दिल्ली से या फिर कहीं से भी, और यहाँ पर देखिए अमृतसर है, यहाँ से डायरेक्टली वीट का कॉन्वॉय जो है वो लाहौर के थ्रू इस्लामाबाद जा सकता है, इस्लामाबाद के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली काबुल जा सकता है, और काबुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कांधार, ठीक है। यहाँ पर कंधार नाम का एक प्लेस है। इस कंधार के अंदर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका डायरेक्टली यहाँ पर कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर जाकर इस पर्टिकुलर वीट के जो भी ट्रक्स वगैरह आएंगे उसको डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं, और उसको फिर जहां जहां पे जरूरत होगी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द लैंड रूट दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक रूट हमारा ये भी है, मतलब सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर ईरान के अंदर प्रेजेंट है। और ध्यान रखना, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो पोर्ट है दैट इज कॉल्ड एज गवादर पोर्ट। ये गवादर पोर्ट जो है वो चाइना के अंदर है, मतलब चाइना के पास है वो, ठीक है। तो गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है वो चाइना के कंट्रोल में है, और ईरान के पास जो यहाँ पर अपना चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के पास है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर ये बोला गया है कि वीट को पाकिस्तान के थ्रू लेके जाएंगे, और उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कांधार के अंदर दे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर कांधार प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कांधार प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे काबुल प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पर से जो भी वीट वगैरह जाएगी वो डायरेक्टली कांधार जाएगी, और कुछ काबुल जाएगी, और वहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये डायरेक्टली वीट प्रोवाइड कर देगी। अब जो ये टोटल 50,000 मेट्रिक टन जो जा रहे हैं उसको 5 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा। इन 10,000 मेट्रिक टन के 5 टोटल बैचेस बनाए जाएंगे, और अलग अलग जगहों पर ये चीज डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अपना खुद का लॉजिस्टिकल नेटवर्क है, मतलब काफी सारे लोग हैं जो कि इसके काम करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वगैरह हैं, उन सबकी हेल्प से ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो इन वीट को, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ रहे हैं, इन सबको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे ग्लोबल ऐसे कंट्रीज वगैरह हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी काफी कैंपेन वगैरह चलाए हुए हैं, उसके थ्रू काफी ज्यादा फूड, काफी एड उनको मिल रहा है अफगानिस्तान को। तो देखिए, ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है, जो ऑलमोस्ट 22 मिलियन पॉपुलेशन जो उनकी है, वो भी माल न्यूट्रिशन का डायरेक्टली शिकार हो रही है। तो इसको रोकने के लिए, इन सब चीजों को बचाने के लिए यहाँ पर काफी सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। नाउ इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ऑफिशियल्स ने अभी भी फाइनलाइज नहीं किया कि एक्जैक्टली पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रूट है, कौन सा रूट होगा, कहां से जाएंगी, बट द पॉइंट इज कि जल्दी ही ये चीज पास हो जाएगा, जल्दी ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगा। बिकॉज आपको याद होगा 2021 के अंदर हमने बात भी की थी कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को, मतलब जो देखिए पाकिस्तान के थ्रू जो अफगानिस्तान के अंदर जो वीट जाना है, जो इंडिया सेंड करेगा, उसको पाकिस्तान ने रिसेंटली एक्सेप्ट कर लिया था, उस चीज को वो कर दिया था, क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लेकिन अभी तक इस चीज को रोक के रखा हुआ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक यहाँ पर न्यू स्टेटमेंट आ रहा है, नया स्टेटमेंट ये आ रहा है कि जो भी वीट वगैरह जाएगा ना, वो अफगानिस्तान के ट्रक्स में जाएगा, मतलब वो इंडियन ट्रक्स में नहीं जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। सो इंडियन ट्रक्स में जाएगा, वो अफगानिस्तान के ट्रक्स में जाएगा। बेसिकली वीट इंडियन होंगे, बट जो अफगानिस्तान के ट्रक्स है वो पाकिस्तान तक आएंगे, वहां से डायरेक्टली वीट को कैरी करेंगे और वहां से लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिकल चीज काम करने वाली है। तो द पॉइंट इज कि देखिए, तालिबान एक ऐसे गवर्नमेंट की तरह इमर्ज हुई है जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, बट कोई भी कंट्री इसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करती है, कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इसके कारण इनका जितना भी फाइनेंस वगैरह है, जितना भी फंड वगैरह है, वो सब पूरी तरीके से फ्रीज हो गया है। इसलिए इनके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो भी आ रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन कम्स कि क्या अगर यहाँ पर इन सारे के सारे फंड्स को रिलीज कर दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी? देखिए, नहीं होने वाली है, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। सेकंड है तालिबान का करप्शन। तालिबान का जो करप्शन का जो केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण भी ये चीज कहीं ना कहीं यूएसए और यूनाइटेड नेशन जो है वो मना कर रहे हैं कि आप फ्री जितने भी आपके फंड्स वगैरह हैं इनके, उनको अनफ्रीज मत करो, नहीं तो तालिबान के कुछ जो करप्ट ऑफिशियल्स है वही सारे के सारे पैसे लेके बैठ जाएंगे, लोगों तक वो पैसा कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक चीज यहां पर यह भी है कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस जितना भी अफगानिस्तान के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके सब तालिबान के हाथों में नहीं जा रहा है, ठीक है। तालिबान के हाथों में जाना भी नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों के हाथों में जाना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक टाइप का एनजीओ की तरह कह सकते हैं।
ये एक लार्ज एनजीओ है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, जो कि लोगों की हेल्प करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो पॉइंट इसकी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है, ये अफगानिस्तान के अंदर जो काम करता है ना, उसकी एक शर्त है। मतलब इसने पहली बात तो अफगानिस्तान के अंदर काम ही नहीं करता बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ सिचुएशन, बट द पॉइंट इज कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक टाइप का एनजीओ है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तो जब उसने अफगानिस्तान के अंदर काम करना स्टार्ट किया, तो उसने वहां पर एक पहले बात तो कंडीशन डाल दी, एक टाइप की टर्म्स डाल दी, और टर्म्स ये डाले कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा बाहर से, दूसरी कंट्रीज से, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डायरेक्टली उस चीज को वो करेगा, मतलब उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और तालिबान इसके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जिस दिन तालिबान ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहां पर अफगानिस्तान से बाहर चली जाएगी और किसी भी टाइप का ह्यूमैनिटेरियन एड यहां पर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को मानने के बाद ही, जब तालिबान ने इस चीज को मान लिया था, उसके बाद ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है अफगानिस्तान के अंदर बिना किसी इंटरफेरेंस के डायरेक्टली काम करती है, ठीक है। तो एक तो हम रूट समझ गए जो पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्टली रूट के थ्रू जा सकते हैं, और सेकंड रूट जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि ईरान के थ्रू जो चाबहार पोर्ट है उसके थ्रू जा सकते हैं, जहां पर अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, जाहिदान नाम का एक प्लेस है, वहां पर बॉर्डर है, उसके थ्रू जा सकते हैं। देखिए जैसे ये इंडिया है, इंडिया के थ्रू आप डायरेक्टली चाबहार पोर्ट जाएंगे, चाबहार के थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेस दैट यू सी, यहां पर जो प्लेस है दिस इज कॉल्ड जाहिदान, ठीक है। जाहिदान जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आता है, उसी पर्टिकुलर मतलब यहां से जितना भी वीट का जो कॉन्वॉयज वगैरह है उसको डायरेक्टली यहाँ पर कांधार नाम का प्लेस है, कांधार पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज काबुल, दिस इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तो इस तरीके जा सकते हैं। तो वन रूट इज दिस वन, डायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू लाहौर, यहाँ पर इस्लामाबाद है, इनको पार करते हुए जाएगा, या फिर डायरेक्टली जो चाबहार के थ्रू जो हमारा सी रूट है उसको हम यूज कर सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है और ये चीज शायद नहीं होने वाली है कि इंडिया, देखिए इंडिया चाबहार रूट को यूज नहीं करेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे पिछले सालों तक, 2017 से लेकर 2020 तक अफगानिस्तान को जितना भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया ने पहले भी प्रोवाइड किया है, वो सबका सब हमेशा चाबहार रूट के थ्रू होता था, कभी भी पाकिस्तान के रूट के थ्रू नहीं किया था। लेकिन जब से ये स्पेशली जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तब से इंडिया ने चाबहार रूट को अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और सिर्फ पाकिस्तान का जो रूट है वही यूज कर रहा है। बट जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि 2019 से ही पाकिस्तान है उसने इंडिया का जो लैंड रूट है उसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है, मतलब इंडिया को एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केसेस के अंदर उसको एक्सेस प्रोवाइड किया गया है, जहां पर यह बोला गया है कि वीट का जो कंसाइनमेंट है उसको आप अफगानिस्तान तक पहुंचा सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शनल केस इंडिया को नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन कम्स कि पाकिस्तान ने एग्जैक्टली इंडिया को लैंड रूट यूज करने से मना क्यों किया है। देखो पहले तो लैंड रूट यूज होता था, बट ये मना इसलिए कर दिया गया बिकॉज ऑब्वियसली आपको याद होगा 2019 के अंदर आर्टिकल 370 आया था, जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का स्टेटस था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया था और उसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था, पहली बात तो। और सेकंड चीज, इसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी हटा दिया गया था, तो उसके कारण पाकिस्तान अपनी वो मतलब शो कर रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट इज कि आर्टिकल 370 का हटना इंपॉर्टेंट था या नहीं था, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बट पाकिस्तान अगर कोई सेकंड कंट्री अगर आके हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पे इंटरफेयर करेगी और जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर कोई इंटरनल डिसीजन लिया है उस चीज के अंदर अगर आकर वो इंटरफेयर करती है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेड बंद किया, तो इंडिया ने भी कहीं ना कहीं ट्रेड बंद कर दिया था। और यहाँ तक कि जो इंडिया ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का एक स्टेटस होता है, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस जो कि पाकिस्तान को इससे पहले प्रोवाइड किया हुआ था, जिसके थ्रू पाकिस्तान को काफी सारा ट्रेड का बेनिफिट होता था इंडिया के थ्रू, वो सारा का सारा बंद कर दिया था, ठीक है। आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए। तो रिसेंटली ये बोला गया है कि जो वाघा बॉर्डर का नाम का जो प्लेस है जो कि पंजाब के अंदर प्रेजेंट है, लेट मी शो यू दिस थिंग। देखिए ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट पंजाब का है, पंजाब के अंदर ये अमृतसर है, अमृतसर के अंदर ये वाघा बॉर्डर नाम का प्लेस है। इसी के थ्रू मतलब इसी रूट को यूज करके यहाँ पर जो लैंड कंसाइनमेंट्स है वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे और अफगानिस्तान तक चीजें पहुंचाई जाएंगी। इससे पहले इंडिया ने जो एयरवेज का भी सहारा लिया था, तो देखिए ईरान के थ्रू इंडिया ने लैंडवेज को यूज किया, पाकिस्तान के थ्रू ईरान के थ्रू यहाँ पर सीवेज को यूज किया, जो चाबहार पोर्ट के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे लैंडवेज को यूज कर रहा है, और इससे पहले एयरवेज को ऑलरेडी यूज कर चुका है थ्रू ईरान, कतर, इन सब डिफरेंट कंट्री के जो एयरवेज थे उन सबको यूज करके, जहां पर काफी सारा मेडिसिन, काफी सारा मेडिकल सप्लाईज जो कि अफगानिस्तान को चाहिए था वो सारा कुछ बहुत जल्दी मतलब फटाफट पहुंचाया गया था और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वहां पर प्रोवाइड किया गया था, जिसके थ्रू उन्होंने काफी सारे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किए थे डिफरेंट लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर आपको पता है कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है, बट इसके बावजूद पिछले साल में देखा गया है कि वहां पर रेन जो स्नोफॉल है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। तो क्या उसका रीजन मेन क्लाइमेट चेंज है या फिर नहीं है, उसको हम प्रॉपर्ली समझते हैं कि क्या वहां का जो ओवरऑल टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, क्या वो वार्म अप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब देखिए JNK जो है एक जब वो पहले स्टेट हुआ करता था तो उसके दो कैपिटल्स हुआ करते थे, वन वाज समर कैपिटल एंड वन वाज विंटर कैपिटल। उसका समर कैपिटल था दैट वाज श्रीनगर और जो विंटर कैपिटल था दैट वाज जम्मू। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर का जो समर कैपिटल था दैट वाज श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर देखा गया था कि पिछले एक साल मतलब पिछला जो विंटर सीजन जो कि दिसंबर जनवरी फरवरी वाला जो सीजन चल रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ स्नो स्पेल्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए थे। देखिए ध्यान सोचिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नो स्पेल्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन स्पेल्स। रेन स्पेल का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में बारिश, ठीक है, और स्नो स्पेल्स का मतलब होता है स्नोफॉल। स्नोफॉल मतलब जब बर्फ गिरती है नीचे, मतलब देखिए आप ये वाला कंडीशन देख सकते हैं, दिस इज अ स्नोफॉल कंडीशन, जहां पर देख रहे हैं ऊपर से बर्फ गिरी है और ये सारा का सारा जितना भी एरिया है वो सबका सब बर्फ से कवर हो गया है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्नोफॉल, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में।
ऑलराइट, अब देखा गया कि विंटर सीजन के अंदर जो स्नो स्पेल्स काफी होने चाहिए थे उसके अंदर एक बहुत ही मेजर ड्रॉप देखा गया है। देखिए, नॉट अ माइनर ड्रॉप बट अ मेजर ड्रॉप, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो गई, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। और इसको हमने कंपेयर किया पिछले 4 सालों से, मतलब पिछले 4 सालों में जितना भी स्नो स्पेल्स वगैरह आए हैं उससे सबसे कम स्नो स्पेल्स इस साल आए हैं। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में मंथ्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा वार्मर होने वाले हैं। देखिए, श्रीनगर, लेह लद्दाख, ये सब ऐसे एरियाज है जहां पर नॉर्मली जो सिचुएशन है वो ज्यादा अच्छी होती नहीं है, मतलब वहां पर हमेशा ठंडी रहती है। बट अगर वहां पर वार्मर मंथ्स होने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का जो डायरेक्टली इंपैक्ट है वो देखने को मिल रहा है, और उसके कारण जो हमारी वार्मिंग है, मतलब जो हमारी एवरेज वार्मिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। उसके कारण जितना भी स्नो है वो मेल्ट हो रहा है और वो स्नो के फॉर्म में नीचे नहीं आ रहा। देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर का जो बिल्कुल टॉप मोस्ट वाला पार्ट होता है वहां पर एक्चुअली काफी ठंड भी होती है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में काफी ठंड होती है, उसके कारण जो स्पेशली जो माउंटेन वाला एरिया है जैसे कि जेएन के हो गया, वहां पर जब भी कोई रेनफॉल होता है, जब भी मतलब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो वो एक्चुअली जम जाते हैं, मतलब पानी जब नीचे आ रहा होता है वो एक्चुअली जम जाता है और वो स्नो का फॉर्म ले लेता है। बट द पॉइंट इज कि अगर वहां पे ठंड नहीं होगी, अगर वहां पे वार्म कंडीशन हो जाएगी तो वो स्नोफॉल जो है वो मतलब वो रेनफॉल जो है वो स्नो में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब वो जमेगा नहीं बट वो रेनफॉल के फॉर्म में ही नीचे गिरेगा, मतलब वो सिर्फ बारिश होगी, वहां पर स्नोफॉल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन। तो एक्चुअली इसका मेन रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर श्रीनगर है उसके अंदर स्नोफॉल का जो अकरेंस है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। अब देखिए, यहां पर एक रिसेंटली एक डेटा आया है जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा आया है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि नवंबर 2021 यानी कि पिछले साल का जो नवंबर वाला टाइप था, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा जहां पर स्नोफॉल्स होने चाहिए थे, उसके अंदर ना ही कोई बहुत ज्यादा वेट स्पेल्स हुए, मतलब ना ही बहुत ज्यादा बारिश आई और ना ही बहुत ज्यादा स्नोफॉल्स हुए। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जिसके कारण हमने आपको याद होगा पहले ही बात की है कि क्लाइमेट चेंज का एक इंपैक्ट सबसे बड़ा ये होने वाला है कि रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो एक चीज तो ये हो रहा है। सेकंड चीज, नेक्स्ट मंथ नवंबर 2021 के अंदर नहीं हुए, दिसंबर 2021 देखिए, दिसंबर 2021 इज द टाइम जब कश्मीर के अंदर वन ऑफ द हार्शेस्ट स्पेल ऑफ विंटर आता है, दैट इज कॉल्ड एज चिल्लाई कालन। आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की हुई है। चिल्लाई कालन जो कि 40 डेज का होता है और वन ऑफ द हार्शेस्ट विंटर होता है, मतलब इसको सहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज टेम्परेचर इसके अंदर -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। द पॉइंट इज चिल्लाई कालन इस पर आया तो, लेकिन इसके अंदर भी सोचिए वन ऑफ द हार्शेस्ट विंटर वाले टाइम में भी एक भी पॉइंट ऑफ स्नोफॉल नहीं आया, मतलब एक भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन अच्छे से स्नोफॉल हुई हो, मतलब हल्का फुल्का रेयर अकरेंस हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि प्रॉपर स्नोफॉल जो कि श्रीनगर के अंदर देखा जाता है वो स्नोफॉल नहीं हो रहा है। उसके कारण यहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो एवरेज टेम्परेचर है आसपास का वो वार्म होना स्टार्ट हो गया। नाउ ये तो हो गए कुछ कंडीशंस, इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस और कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर है जो कि शो करते हैं कि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं वार्म हो रहा है। नाउ आपको याद होगा अराउंड कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर अर्ली फ्लावरिंग के बारे में बात की थी, दैट हैपेंड इन यूके, ठीक है। नाउ यूके के अंदर जो अर्ली यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो अर्ली फ्लावरिंग हुई थी उसके कारण ये देखा जा रहा था कि जितने भी फ्लावर्स हैं, जो कि फ्लावर्स टेक्निकली मतलब फरवरी या फिर मार्च के आसपास में आने चाहिए थे, मतलब जो फ्लावर्स आने चाहिए थे वो गर्मी पहले होने के कारण वो जनवरी के अंदर ही आने स्टार्ट हो गए थे। सिमिलर चीज यहाँ पर श्रीनगर के अंदर देखा गया है कि जो ऐसे फ्लावर जो कि फरवरी के सेकंड या थर्ड वीक में आते थे वो जनवरी के लास्ट वीक में ही आने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? अर्ली स्प्राउटिंग ऑफ फ्लावर्स। ये अगेन ये शो करता है कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे वार्म हो रहा है। नाउ मैं आपको छोटे से शॉर्ट में समझाता हूं एक्जेक्टली अर्ली फ्लावरिंग का मतलब क्या है। देखिए, फ्लावर्स का जब स्प्राउटिंग होती है, मतलब जब फ्लावर्स आते हैं उसका बेसिकली मतलब यह है फ्लावर्स को एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होता है, राइट। फ्लावर्स को एक पर्टिकुलर टाइप के सेट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, एक बेसिकली सेट ऑफ वाटरफॉल चाहिए होता है, उसके बाद ही फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है, जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स हैं, दे कम इन वार्म कंडीशन, ठीक है। कंपैरेटिवली जब वार्मर कंडीशन हो जाते हैं तब वो आते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो मैं आपको श्रीनगर का एग्जांपल देता हूं। जो श्रीनगर है जैसे उसमें मान लीजिए दिसंबर, जनवरी और जनवरी एंड तक या फिर फरवरी के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक तक, मतलब यहां तक क्या होता है काफी ज्यादा ठंड होने के कारण ये फ्लावर्स को इतनी वार्मथ का कंडीशन नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो फ्लावर्स नहीं आते हैं। मतलब जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो जिस बर्ड से फ्लावर बनते हैं वो बर्ड्स यहाँ पर फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज काफी ठंड रहती है। द पॉइंट इज कि जैसे ही उनको वार्मिंग टाइप का कंडीशन मिलेगा, जैसे उनको वार्मथ मिलेगा, वैसे ही ये बर्ड्स जो है फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए समझिए, जो चीज यहाँ पर फरवरी के सेकंड वीक तक यहाँ पर ठंडी खत्म नहीं हो रही थी श्रीनगर के अंदर, मतलब यहाँ पर फ्लावर्स नहीं आ रहे थे, बट यहाँ देखा गया कि ये मतलब जो यहाँ पर गर्मी है वो जनवरी के लास्ट वीक में ही आनी स्टार्ट हो गई। समझिए ध्यान से। तो ये क्या हुआ, जनवरी के लास्ट वीक में ही गर्मी आने के कारण क्या हुआ, जो फ्लावर यहाँ पर फरवरी के सेकंड फर्स्ट वीक तक नहीं आते थे वो चीज उनको वार्मिंग की कंडीशन मिल गई, उनको प्रॉपर यहाँ पर टेम्परेचर मिल गया, उसके कारण जनवरी के लास्ट वीक में ही वो बर्ड्स यहाँ पर फ्लावर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड एज अर्ली स्प्राउटिंग ऑफ फ्लावर्स। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर जो कि शो करता है कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब रिड्यूस मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। सो क्लाइमेट चेंज हमारे फ्यूचर नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज नाउ, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे।
सो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे भी ध्यान देने की जरूरत है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ के। अब श्रीनगर के अंदर एक टाइप का सीजनल वेरिएशन भी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे विंटर्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं स्प्रिंग टाइप हो रहे हैं। मतलब देखिए विंटर्स यहाँ पर हार्श होते हैं। विंटर का मतलब होता है हार्श। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पर समर्स बहुत ही हार्श होता है और विंटर्स बहुत ही हार्श होता है, अगर आप नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखेंगे तो। मतलब पॉइंट इज कि जो विंटर बहुत ही हार्श होना चाहिए वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग जैसा हो गया है। स्प्रिंग का मतलब क्या है? स्प्रिंग आपने देखा होगा कि जो हल्का सा विंटर होता है, जो हल्का सा विंटर वाला पार्ट होता है उसे स्प्रिंग कहते हैं, आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। वैसा हो गया, मतलब हार्श विंटर यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर हमारा वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है। अब उसका एक वन ऑफ द रीजंस क्या है? पॉइंट इज कि क्लाइमेट चेंज अगर हुआ है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। अब उस फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 1, श्रीनगर का जो सिटी है उसमें पिछले 40 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो उसमें देखा गया है कि जो बिल्टअप एरिया है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्टअप एरिया? बिल्टअप एरिया का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा लैंड जो कि पहले एग्रीकल्चर में यूज होता था या फिर जो पहले फॉरेस्ट के पार्ट में था, बेसिकली जहां पर भी पहले ट्रीज वगैरह हुआ करते थे, उनको अगर आप हटा करके वहां पर आपने ह्यूमन हैबिटेशन के लिए घर बना दिए, मतलब हाउसेस बना दिए, फिर आपने फ्लैट्स बना दिए, आपने यहाँ पर बहुत से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। दिस इज कॉल्ड एज बिल्टअप एरिया। मतलब जितना एरिया पहले लैंड के अंदर था, जितना पहले एरिया फॉरेस्ट के अंदर था, उन सबको हटा करके आपने यहाँ पर लैंड बना दिया, मतलब वहां पर आपने घर बना दिया, ठीक है। तो बिल्टअप एरिया को अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर तो इट हैज इंक्रीज बाय 585%। दिस इज द रेशियो, आप ध्यान समझिए। मतलब जितना भी हुआ करता था इससे ऑलमोस्ट 600 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, 600 टाइम्स, मतलब इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ये चीज तो हो गया। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए बिकॉज वहां पे डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड कैसे क्रिएट हुई? बिकॉज श्रीनगर का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर इट हैज इंक्रीज बाय मोर देन 214.75%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 टाइम्स से भी ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। नो जस्ट रिमेंबर कि एवरी 100% जो कि इंक्रीज होता है इसका मतलब होता है चीजों का डबल हो जाना। तो यहाँ पर 200% हुआ, इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट 2x का भी 2x हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वहां पर इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अगर आप यहाँ फोरकास्ट देखेंगे तो माना जा रहा है कि बिल्टअप एरिया यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ऑलमोस्ट 246 किलोमीटर स्क्वायर का इतना एरिया और ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, जिसके कारण जो ओवरऑल कैरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर सिटी की, मतलब देखिए शहर का एक एरिया होता है, ठीक है। मान लीजिए श्रीनगर इतने में है, अब वहां पर मान लीजिए टोटल मिलाकर 10 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 10 लोग रहते हैं तो वो लोग अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। अब मान लीजिए कि 10 लोग अचानक से इंक्रीज होकर 50 लोग हो जाए तो क्या होगा? इस एरिया की डेंसिटी अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर श्रीनगर के अंदर हो रहा है, और डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण डिमांड इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इंक्रीज होने के कारण जितने भी फॉरेस्ट लैंड है उन सबको यहाँ पर हैबिटेट्स लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब बेसिकली उनको फॉरेस्ट से हटा करके क्या कर रहे हैं? उनको बेसिकली आप ऐसे चीजें बना रहे हो, बेसिकली आप उनको हैबिटेट बना रहे हो, उनको आप अलग अलग चीजें, मतलब बिल्डिंग्स बना रहे हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ माना जा रहा है कि इसकी पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 1.26 मिलियन हो चुकी है। एक छोटे से प्लेस यानी कि एक सिंगल सिटी इन जेएनके के अंदर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 1.26 मिलियन हो गई है, जो कि टोटल 10% के आसपास में अकेला कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, और इसी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण जो श्रीनगर का जो हीट बजट है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है। और माना जा रहा है उसका मेन रीजन क्या है? रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब कि घर वगैरह बनने, अर्बन एरिया बनना। सेकंड, ग्रीन कवर वहां पर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया बिकॉज हमने सारे के सारे एग्रीकल्चर लैंड एरियाज को, फॉरेस्ट लैंड को पूरी तरह से काट दिया है। और थर्ड इज कि ज्यादा ज्यादा लोग आए हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने गाड़ियां खरीदी है, उसके कारण व्हीकुलर एमिशंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं। इन सब रीजन से जो कश्मीर है, जो श्रीनगर वाला पार्ट है, वहां पर ये चीज इंक्रीज हो गया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है अंडर श्रीनगर वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, मोर देन 11.65%, ठीक है। इसके अलावा प्लांटेशन भी रिड्यूस हो गया है 8% से, वेटलैंड्स मतलब डिक्रीज हो गया है, वाटर बॉडीज डिक्रीज हो गई है। पॉइंट इसका जितना भी नेचुरल रिजर्वोयर था वो सबका सब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, ठीक है। एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वार्मर विंटर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, और माना जा रहा है कि विंटर जो देखिए ऑल्दो विंटर्स तो वार्म हो जाएंगे, बट द पॉइंट श्रीनगर का पॉपुलेशन माना जा रहा है और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है टू ट्यून ऑफ अराउंड 1.83 मिलियन। अभी हमने देखा 1.26 मिलियन है, तो ये हाल है। सोचिए अगर 1.83 मिलियन हो गया 2031 तक, मतलब अगले 10 सालों के अंदर, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये शो करता है कि हमारा इकोसिस्टम लगातार चेंज हो रहा है, हमारा आसपास का जो एनर्जी बजट है वो लगातार चेंज हो रहा है, जिसके कारण अभी तक जो जेएनके वाला पार्ट है, स्पेशली श्रीनगर वाला पार्ट है, वहां पर सिर्फ विंटर मानसून से बारिश होती थी, मतलब विंटर के टाइम में बारिश होती थी। अब ये चेंज होकर समर मानसून पे आ रहा है। मतलब क्या है कि अब समर मानसून से भी बारिश होनी स्टार्ट हुई है, जो जैसा पहले कभी इसके अंदर नहीं होता था। इसके कारण जो बहुत सारा जो एरिड वाला पार्ट होता था, जो ऑटम वाला पार्ट जो कि एरिड होता था, वो अब ह्यूमिड होने लगा है। उसके कारण भी बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर आसपास के एनवायरमेंट के अंदर आ रही है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और यहाँ पर हमें बात करनी है एक ऐप के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज नन्हे शेल नन्हे कदुगा ऐप, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये कर्नाटक के अंदर लॉन्च हुआ सबसे पहले। देखिए इसके बारे में आपको बहुत ही कम चीजें मालूम होनी चाहिए, कौन क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज कर्नाटक के अंदर लॉन्च हुआ है। सेकंड चीज इसका मतलब होता है नन्हे शेल, इसका मतलब क्या है? माई स्कूल माई कॉन्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं ये मेरा स्कूल है और मैं इसके लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए चीज को किया गया। थर्ड चीज एम क्या है इसका? एम ये है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड्स है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, जहां पर डोनेशंस लिए जाएंगे, जहां पर पैसे लिए जाएंगे और उस पैसों को यूज किया जाएगा फिर डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जहां पर बहुत सारे जो टीचर्स के शॉर्टेजेस हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा।
नाउ इस पर्टिकुलर ऐप को देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज किया जाएगा, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा मिनिस्ट्री या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि स्कूल्स को या फिर स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए काम करेगा, कर्नाटक के अंदर हर एक जो डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें हर एक को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस पर्टिकुलर ऐप को यूज किया जाएगा। नाउ किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्टली इस ऐप पे जाकर ले सकते हैं, बट अगेन दिस गवर्नमेंट स्कूल ओनली ऑफ कर्नाटका, ठीक है, सिर्फ कर्नाटका का ही डिटेल रखता है अपने अंदर। और सेकंड चीज, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है उन सारे रिक्वायरमेंट्स का भी सारा डेटा आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा एम ये है कि हर एक जगह की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करना है। पॉइंट इज कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के लिए डोनेशन देना चाहता है वो इजीली डोनेशन दे पाए, उस चीज के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है एंड दिस हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। अगर आप पीछे देखेंगे, देखिए कर्नाटका का एक जो डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इस चीज को यहां पर लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है, काफी अच्छा और काफी ज्यादा रिलायबल है ये चीज, ठीक है। सेकंड चीज, और ये चाहता है कि डिफरेंट पब्लिक जो है, स्टेक होल्डर्स है, एलुमनाई है, जो कि मतलब स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो लोग इस चीज के अंदर ओनरशिप लें और वो लोग इसके अंदर डोनेशन करें ताकि पैसे को यूज किया सके उस स्कूल के बेनिफिट के लिए, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स के बेनिफिट्स के लिए। नाउ इसका एम क्या है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उस चीज को ज्यादा इंप्रूव करना, उस चीज को ज्यादा इंक्रीज करना है। इसका फर्दर एम क्या करता है, एम ये है इसको क्विक एंड इजी एक्सेस प्रोवाइड करना है टू डिफरेंट स्कूल्स विदाउट द ह्यूमन इंटरफेस। मतलब देखो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर डोनेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, यू हैव टू फर्स्ट गो टू डिफरेंट पीपल, आप लोगों के पास जाए, लोग को जाकर आप अपना डोनेशन वगैरह प्रोवाइड किया, आपको ऐसा ना करना पड़े। सिंपली आप जाके आप सिंपली इस ऐप के ऊपर जाएंगे, आप डायरेक्टली अपना पैसा देंगे और आपका पैसा सही जगह पे पहुंच जाएगा। नाउ इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर दो डिफरेंट विंडोज हैं। फर्स्ट विंडो इज फॉर डोनर्स और सेकंड विंडो इज फॉर स्कूल्स, ठीक है। मतलब एक विंडो ऐसा है जहां पर डोनर सिंपली जाएंगे, वहां पर उनको स्कूल्स की लिस्ट मिल जाएगी, उस स्कूल्स की क्या क्या नीड्स है वो सब मिल जाएंगी। अब जब आपको नीड्स के बारे में पता चल गया है तो मान लीजिए कि जैसे आप डोनर है, ठीक है, आप डोनेशन करने गए, आपने वो ऐप खोला, आपने एक पर्टिकुलर स्कूल खोला, स्कूल के अंदर क्या क्या नीड्स है आपको सब कुछ दिख गए। नाउ आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप डायरेक्टली या तो मनी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर नीड्स के लिए, या फिर आप डायरेक्टली वो सामान खरीद के दे सकते हैं मतलब उस पर्टिकुलर स्कूल को। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव जहां पर आपको डायरेक्टली सामान मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आपको मनी मिल जाएगी। अब इस चीज के ऊपर फिक्स टाइमलाइंस बनाई गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर डोनेशन किया गया, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन ने 10,000 रुपीज दिए हैं, ठीक है, अगर 10,000 रुपए दिए हैं तो एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर, मतलब कुछ दिनों के अंदर, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अंदर इस पैसों को यूज करना होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल को खरीदने के लिए जो भी स्कूल की नीड्स थी, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये स्कूल ये डोनेशंस नीड्स के बाद की जाती है, मतलब पहले आपको नीड्स दिखानी होगी, उसके बाद आपको डोनेशन मिलेंगे। तो जैसे आपको पैसे मिलेंगे वैसे आपको अपने उस नीड्स को कंप्लीट करना होगा, आप उस डोनेशन को मतलब पैसों को लेकर बैठ नहीं सकते, ठीक है। नाउ कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको ये बोला है कि हमें बहुत सारा स्मार्ट क्लासरूम्स बनाना है अपने बच्चों को सही से पढ़ाने के लिए, स्मार्ट क्लासरूम बनाना है। उस चीज के लिए भी अगर हमें हेल्प मिलेगी तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इस चीज के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प की जा रही है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर टोटल 875 करोड़ इतने रुपीस का यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड की जा रही है, जहां पर माना जा रहा है कि एवरी स्कूल विल बी गिवन 2 लाख रुपीस, ठीक है, हर एक स्कूल को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और माना जा रहा है कि हर एक मतलब 2024-25 तक कम से कम 100 स्कूल्स मतलब यहाँ पर हमें ऐसे बनाने हैं जो कि स्मार्ट क्लासरूम के साथ होंगे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ऑलरेडी एक जल जीवन मिशन नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए यहाँ पर साइड में रखे थे कि हर एक स्कूल, हर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर टॉयलेट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि इस चीज को मैनेज करने में हेल्प करेगी, ठीक है, ताकि जो सैनिटेशन का इशू है उस चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। और आज के कुछ क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको इसका सिंपली आंसर करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है। क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्क्स इन अफगानिस्तान विद द हेल्प ऑफ द रूलिंग तालिबान गवर्नमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड लेस अकरेंस ऑफ स्नोफॉल इन श्रीनगर दिस ईयर। बहुत ही ब्रीफली आपको इसका आंसर देना है। फोर्थ इज टोटल बिल्ट अप एरिया इन श्रीनगर हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 500% इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ट्रू और फॉल्स। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। नन्ना शन्ने जो नन्ना कुदुगे ऐप है उस पर्टिकुलर ऐप का मेन एम क्या है, ये आपके कुछ क्वेश्चन है। कल के जो क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 2021 से लेकर 2030 का जो डेकेड चल रहा है वो किस चीज के लिए डेडिकेट किया गया है। इट हैज बीन डेडिकेटेड फॉर ओशन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर लिखा है वन ओशन समिट। वन ओशन समिट इज नॉट द थिंग जिसके कारण ये किया गया, मतलब इसको डेडिकेट किया गया है। डेडिकेट यहाँ पर ओशन साइंस के लिए किया गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ओशन साइंस के लिए और किस तरीके से हम ओशन को यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उस चीज के लिए इसको डेडिकेट किया गया। ऑलराइट। सेकंड इज कॉल्ड एज ब्लेंडेड फाइनेंसिंग के अंदर कौन कौन यहाँ पर सोर्सेस यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पब्लिक भी, प्राइवेट भी और फिलैंथ्रोपी, जैसा कि आपने सबने इसका आंसर दिया।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड अदर हैबिटेबल प्लैनेट्स लाइक अर्थ। तो ये बहुत ही सिंपल था, आपको आई होप इसका नाम प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर करने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब आप इस चीज को टाइप करेंगे, बेसिकली जब आप इस चीज को लिखेंगे तो आप यहाँ पर सोचेंगे, राइट। तो आपको एक एक वर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यू विल राइट एंड यू विल थिंक एग्जैक्टली ये चीज क्यों है। तो आपको याद होगा मल्टी स्टेज का मतलब क्या था, मेमेटिक का मतलब क्या था, एनोमली आइडेंटिफायर का मतलब क्या था, ये सब चीजें आपको आई होप प्रॉपर्ली याद होंगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था विच प्लैनेट इज कॉल्ड एन एनोमली एंड व्हाई। तो आपको याद होगा एनोमली एक ऐसा होता है जो कि ऑड वन आउट टाइप होता है, जो नॉर्मल से हटके होता है। तो एनोमली बेसिकली अर्थ है। अर्थ एनोमली इसलिए बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट जो कि अभी तक हमें मिला है जो कि हैबिटेबल है। बट इसके अलावा टोटल 5000 प्लैनेट्स हम यहाँ पर डिफरेंट ढूंढ चुके हैं, और उसके अंदर रिसेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी आई है उसके थ्रू क्या हुआ है, 60 प्लैनेट्स को यहाँ पर और ज्यादा हैबिटेबल की पोटेंशियल कैंडिडेट्स के अंदर डाला गया। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। कल ही हमने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि जितने भी नेशनल पार्क थे उसको आपको ईस्ट टू वेस्ट कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या है, ईस्टर्न इस साइड में होता है, वेस्टर्न इस साइड में होता है। तो ईस्ट टू वेस्ट आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर रायमोना, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा, तो आपको एक चीज तो आपको याद होगा, मैंने कल आपको बताया था कि रायमोना जो है वो बिल्कुल यहाँ पर वेस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो रायमोना यहाँ पर ऑटोमेटिकली लास्ट में जाएगा, और उसके अलावा जो बाकी जितने भी हैं वो सबको आप सिंपली अरेंज कर सकते हैं। काजीरंगा बिल्कुल ईस्टर्न साइड में था, मतलब बिल्कुल इस साइड में था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है नामेरी, देन कम्स ओरांग एंड फाइनली कम्स रायमोना, ठीक है। तो ये थे कल के आंसर्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एंड सारे टॉपिक्स आज के प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।